हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अध्ययन चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 3 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें चौथा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और अगर आपने पिछले 3 मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान पटवारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर दोस्तों मॉडल पेपर पिछले हैं उनको जरूर देखें और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। और दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में पटवारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास के भी लिंक आपको मिल जाएंगे और साथ ही में टेलीग्राम के लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर है वो टेलीग्राम से जरूर जुड़े। देखिए, 68 प्रश्न शुरुआत में जीके से संबंधित होंगे, उसके बाद में 22 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश से संबंधित होंगे और फिर 45 प्रश्न रीजनिंग और मैथ से संबंधित और 15 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित। ये फुल अपना मॉडल पेपर रहने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न, निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है? बताइए दोस्तों, कौन से रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ए बी। देखिए, सर्वग्राही यानी कि सबसे जो खून ले सकता है वो है दोस्तों ए बी, ठीक है। और ये जो ओ है, ठीक है, ये सर्वदाता के रूप में इसको संदर्भित किया गया है। और ओ में भी अगर पूछे तो दोस्तों ये ओ नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में ए बी को संदर्भित किया गया है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? कौन से विटामिन है वो वसा में घुलनशील नहीं है? एक ट्रिक है अधिक, जिसको आप बोल सकते हो ए डी ई और के, ठीक है। ए डी ई और के को छोड़कर दोस्तों और कोई भी विटामिन है वो जल में घुलनशील नहीं है, सॉरी वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है। जल में घुलनशील होंगे बाकी तो वो है बी और सी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वसा में घुलनशील नहीं है तो बी और सी। बी और सी है ये जल में घुलनशील है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और ए डी ई के है ये वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे जापानी इंसेफेलाइटिस नामक रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? जापानी इंसेफेलाइटिस रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है क्लूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असंगत युग्म का चयन करना है कि असंगत युग्म कौन सा है? एक तरफ यौगिक है तो दूसरी तरफ रासायनिक नाम दे रखे हैं। असंगत युग्म अपने को बताना है कि कौन सा एक गलत दे रखा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, बिल्कुल सही है। जिप्सम का सोडियम कार्बोनेट, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट है ये वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है कैल्शियम सल्फेट, ये जिप्सम का रासायनिक नाम है। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है ये वाशिंग सोडा का, इसलिए ये गलत दे रखा है। बेकिंग सोडा का दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट है, बिल्कुल सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है, हेमिड हाइड्रेट है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये असंगत युग्म है। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर बहुलक है तो दोस्तों ये किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आइसोप्रीन का ये बहुलक है।
6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो होता है दोस्तों वास्तविक एवं उल्टा होता है। वास्तविक एवं उल्टा होता है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पौधों में फ्लोएम का कार्य है। पौधों में फ्लोएम का कार्य है, तो फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम का कार्य है वो है पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन। पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन है, ये पौधों में फ्लोएम का कार्य करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। फ्लोएम पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन का परिवहन करते हैं। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? प्रस्तावना में दोस्तों कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को 3 भागों में बांटा गया है प्रस्तावना में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है ये आर्थिक दोस्तों न्याय है प्रस्तावना में, ठीक है। ये स्वतंत्रता नहीं है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के आचरण को निर्दिष्ट किया गया है? निर्दिष्ट किया गया है तो ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 17 को, ठीक है। अनुच्छेद 17 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। 2 नंबर ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन प्रणाली में पाई जाती है? कौन सी विशेषता संसदीय शासन प्रणाली में पाई जाती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सामूहिक उत्तरदायित्व है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में सत्य कथन का अपने को क्या करना है? चयन करना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित। दोस्तों इसमें देखिए, राज्य विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो कथन है, ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि सत्य कथन, तो ये एकमात्र सत्य कथन है दोस्तों। राज्य विधानसभा के सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। बाकी इसमें सारे गलत कथन दे रखे हैं। आगे देखिए, यहाँ पे 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्यों की निहरताओं के मामलों का निपटारा कौन करता है? 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्यों की निहरताओं के मामलों का निपटारा कौन करता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। और राज्यसभा में उसका सभापति करता है। आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? प्रारूप समिति की अगर मैं बात करूं तो इसमें दोस्तों देखिए के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, टी.टी. कृष्णमाचारी थे, लेकिन यहाँ पे जी.वी. मालवणकर ये नहीं थे। तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? भारत की संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? तो दोस्तों कुल 11 सत्र है वो आयोजित हुए थे। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुल 11 सत्र है वो आयोजित हुए थे। आगे देखिए, भारत में किस सैंधव स्थल से चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? भारत में किस सैंधव स्थल से चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोथल से। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोथल, गुजरात से।
आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। निम्न में से असंगत युग्म का अपने को क्या करना है, चयन करना है। एक तरफ महाजनपद है तो दूसरी तरफ राजधानी है, एक तरफ महाजनपद है तो दूसरी तरफ राजधानी है। असंगत कौन सा है वो बताना है। देखिए वत्स महाजनपद की राजधानी दोस्तों कौशाम्बी है, बिल्कुल सही बात है। अस्मक महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, गलत दे रखा है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, देखिए जो ये अस्मक महाजनपद है इसकी राजधानी दोस्तों पोतन है। क्या है, पोतन, पोतन थी दोस्तों, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और गांधार महाजनपद की राजधानी दोस्तों तक्षशिला थी। यहाँ पर अस्मक की तक्षशिला है वो गलत दे रखी है, बाकी कंबोज की हाटक थी और दोस्तों चेदी की सोतीवती थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला अरब आक्रांता कौन था, तो अरब आक्रांता था वो था मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए कोही नाम से पृथक कृषि विभाग की स्थापना की। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए कोही नाम से पृथक कृषि विभाग की स्थापना की, तो इसका नाम राइट आंसर हो जाएगा वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ष 1928 में प्रस्तुत नहरी रिपोर्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। वर्ष 1928 में प्रस्तुत नहरी रिपोर्ट के संबंध में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे असत्य कथन की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो दोस्तों देखिए, अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की। तो दोस्तों ये पहला कथन ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, देखिए नेहरू रिपोर्ट है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, इसमें मोतीलाल नेहरू होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए ये कथन है वो गलत है। और अपने को असत्य कथन का चयन करना था तो अपना पहला ही उत्तर है वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अपना पहला ही असत्य कथन है। आगे देखिए इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी, बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की गई थी, बिल्कुल सही है। इसमें पृथक निर्वाचक मंडल की समाप्ति की मांग की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पूना पैक्ट समझौता किन किन के बीच हुआ था, तो दोस्तों ये पूना पैक्ट समझौता है ये किन किन के बीच हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच में हुआ था। दोस्तों ये पूना पैक्ट समझौता है वो किन किन के बीच हुआ था, तो ये अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच में हुआ था। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्मपंथियों की कांग्रेस में वापसी हुई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्मपंथियों की कांग्रेस में वापसी हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में दोस्तों गर्मपंथियों की कांग्रेस में वापसी हुई थी। गर्मपंथियों में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से दोस्तों ये गर्मपंथियों की कांग्रेस में वापस हुई थी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और 1907 के अंदर एक सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस का गर्मपंथी और नरमपंथी का विभाजन है वो हो गया था। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। भारत के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों कौन सा, तो वो है नीलगिरी पहाड़ियां। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी व पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है, 3 नंबर ऑप्शन सही। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, दुलस्ती परियोजना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली वर्षा युक्त पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली वर्षा युक्त पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है काल बैसाखी, उसको काल बैसाखी कहा जाता है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काल बैसाखी। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है? बताइए कौन सा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कराकोरम दर्रा है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कराकोरम दर्रा। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के किस इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई? भारत के किस इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा सम्मेलन ओजोन संरक्षण से संबंधित है? कौन सा सम्मेलन ओजोन संरक्षण से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, और ये 1989 से प्रभावी है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन है, जलवाष्प है, लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है वो नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तराखंड। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान के किस शहर ने रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में जगह बनाई है? राजस्थान के किस शहर ने रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में जगह बनाई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है उदयपुर में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर में। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को किसके द्वारा जारी किया गया है? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नीति आयोग। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसरो का नया अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है वी नारायणन को। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अलवर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए अतुल्य अलवर अभियान का संबंध है? अलवर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए अतुल्य अलवर अभियान का संबंध है तो वो किससे है? तो वो है दोस्तों स्वच्छता में नवाचार से संबंधित है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गोवंश के अनुदान में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है? तो कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 10% की है वो इसमें वृद्धि की गई है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों आपको पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित जो मटेरियल है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़े। उससे आपको दोस्तों बहुत सारा बेनिफिट भी है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का पीडीएफ वगैरह है, वो भी दोस्तों आपको वहां से मिलनी है शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये आपको विशेष तौर पर दोस्तों याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। दोस्तों इसमें देखिए कथन दे रखे हैं, ठीक है,
दो कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2021 के आकलन की तुलना में कुल वनावरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2021 के आकलन की तुलना में कुल वृक्ष आवरण में 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य कथन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दोनों के दोनों इसमें सही है। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बजट घोषणा के क्रम में प्रथम चरण में राज्य के कौन से कॉलेज में मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम में अध्ययन की सुविधा प्रारंभ की गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। राजस्थान में बजट घोषणा के क्रम में प्रथम चरण में राज्य के कौन से कॉलेज में मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम में अध्ययन की सुविधा प्रारंभ की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर, मेडिकल कॉलेज बाड़मेर, इन दोनों में की गई है दोस्तों ये हिंदी माध्यम में अध्ययन की सुविधा प्रारंभ। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है, और दोस्तों कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। ठीक है दोस्तों, देखिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन योजना के संदर्भ में, इसके अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% का अनुदान दिया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इसमें देखिए, इसमें किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 5 वर्ष की समयावधि में केवल एक बार अनुदान दिया जाता है। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत कथन है। गलत कथन इसलिए है क्योंकि दोस्तों किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की कालावधि में केवल एक बार अनुदान दिया जाएगा। तो यहाँ पर 5 वर्ष की जगह अगर 3 वर्ष होता तो ये सही होता। ठीक है, अपने को यहाँ पर सत्य कथन बताना था, तो इसमें पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 11 जून 1681 को औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? 11 जून 1681 को औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संभाजी। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संभाजी। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया? औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1679 ईस्वी में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। तो मेवाड़ का शासक कौन था? तो वो था महाराणा राज सिंह प्रथम। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो दोस्तों वो है इसमें यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। देखिए, राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है, मान लीजिए जब और राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है तो उसकी तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश प्रख्यापित है वो कर सकेगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है।
इसमें देखिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, टीकाराम पालीवाल है वो ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो दोस्तों हरिशंकर बाबड़ा जो 1993 से 1998 तक है ये राज्यपाल रहे हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों दोनों के दोनों कथन है वो इसमें सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष रहे? निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष रहे? राइट आंसर हो जाएगा वो है पूनम चंद बिश्नोई। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कौन सा कथन है वो सही है। इसमें देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 टय के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, राजस्थान निर्वाचन आयोग की बात हो रही है तो दोस्तों इसका गठन है वो 1 जुलाई 1994 को अमर सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में इसका गठन है वो किया गया था, और ये एक सदस्यीय आयोग है जिसमें एक सचिव होता है। ठीक है, तो ये अपना पहला कथन है वो अप्रैल 1994 है वो इसमें गलत दे रखा है, इसमें 1 जुलाई 1994 को किया गया था। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही कथन है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी और सी कथन है वो क्या है इसमें सत्य है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी? राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2009 में। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2009 में। आगे देखिए, जिला आयोजना समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? जिला आयोजना समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निर्वाचित तो 20 होते हैं और पदेन होते हैं दोस्तों 3। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है जिसका अध्यक्ष है कौन होता है? सभी को पता होगा दोस्तों, मुख्यमंत्री होता है उसका अध्यक्ष। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष है वो दोस्तों कांता कुमारी थी। ठीक है, कांता कुमारी भटनागर। आगे देखिए, 51 नंबर का प्रश्न, जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नांकित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नांकित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुनवाई का अधिकार अधिनियम। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खालसा।
यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खालसा। 53 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य है? बताइए, बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, उसके संबंध में अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। और कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो सही है। यहाँ पर देखिए, 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चौरी कर लगाया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, बिजोलिया क्षेत्र में चौरी कर है वो लगाया था राव कृष्ण सिंह ने, बिल्कुल सही है। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये 3 कथन तो बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायतें देने की घोषणा की। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? आजाद मोर्चा का नेता कौन नहीं था वो अपने को बताना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, आजाद मोर्चे का नेता है वो दाऊ दयाल आचार्य नहीं थे, बाबा हरिश्चंद्र थे, रामकरण जोशी थे, गुलाब चंद कांचलीवाल थे। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आजाद मोर्चा है क्या? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, और उसमें दोस्तों जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। तो जयपुर में जयपुर प्रजामंडल तो भाग लिया नहीं था, तो जयपुर से दोस्तों आजाद मोर्चे ने भाग लिया था। ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न, सुमेलित कीजिए, एक तरफ हस्तशिल्प है दूसरी तरफ स्थान है। तो यहाँ पर देखिए, अजरक प्रिंट है, अजरक प्रिंट है वो दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये बाड़मेर का। और जाजम प्रिंट है दोस्तों, जाजम प्रिंट है ये चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। और पिछवाई कला नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और दाबू प्रिंट है वो अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 4 2 1 3, 4 2 1 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण, बेवाण क्या है? राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। तो बेवाण क्या है? बेवाण दोस्तों लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है उसको बेवाण बोलते हैं। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम में प्रारंभ से अंत में जमाएं। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से यानी कि प्रारंभ से अंत तक है वो अपने को जमाना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर दे रखा है। तो गणगौर का त्योहार है वो दोस्तों चैत्र कृष्ण एकम प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। तो ये गणगौर का त्योहार है, ये 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद में दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी आती है, ये 2 नंबर पे आएगी। ठीक है, फिर आएगी दोस्तों इसमें गणेश चतुर्थी, फिर ये 3 नंबर पे, ये भादवा में आती है। और दीपावली दोस्तों कार्तिक अमावस्या को आती है, तो ये 4थे नंबर पर। तो यहाँ पर 4 3 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 3 1 2 यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से? दोस्तों गौरी नृत्य का संबंध है वो ये भीलों का नृत्य है दोस्तों, भील जनजाति का नृत्य है ये गौरी। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैणादे थी? मैणादे थी, राइट आंसर हो जाएगा वो है रामदेव जी की माता है उनका नाम था मैणादे। नेक्स्ट आगे देखिए, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को फड़ौदी कोलू अथवा कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, बाबूजी की स्मृति में ये मेला लगता है, जिन्हें ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक के देवता के रूप में इनको
माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाबूजी, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का अपने को यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ रचना है, ठीक है, यानी कि लेखन है। यहाँ पर देखिए कान्हा व्यास की जो रचना है वो दोस्तों कौन सी है, तो वो है एकलिंग महात्म्य। ये दोस्तों कान्हा व्यास की रचना है। नाथा, नाथा की रचना है वो दोस्तों वास्तु मंजरी है, ये नाथा की रचना है। गोविंद, गोविंद की रचना दोस्तों द्वार दीपिका है। और अत्रि एवं महेश की रचना है वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बी डी ए सी, बी डी ए सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी डी ए सी, यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग में साहित्यिक कृति लेखक सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि दोस्तों मेरुतुंग इसमें बिल्कुल सही है। राजवल्लभ के लेखक है वो मंडन है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं श्रीधर, बिल्कुल सही है। प्रबंध कोश के जो रचयिता हैं, ठीक है, वो कौन है, तो वो है राजशेखर। यहाँ पर चंद्रशेखर है वो गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव है वो किसने डाली, राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रत्न शास्त्री। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रत्न शास्त्री। आगे देखिए राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयनारायण व्यास को। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 स्कूल खोले गए, बताइए किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 स्कूल खोले, राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वामी केशवानंद ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी केशवानंद ने। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन केंद्र बाड़मेर के पास स्थित है, बाड़मेर के पास कौन सा पर्यटन केंद्र स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा वो है किराड़ू मंदिर है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, किराड़ू मंदिर। आगे देखिए निम्न राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए व्यवस्थित करें तो जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए भानगढ़, सिरावास एवं बिलाली कहाँ स्थित है, भानगढ़, सिरावास एवं बिलाली कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है उत्तरी अरावली प्रदेश में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी अरावली प्रदेश में, ठीक है, यानी कि अलवर में है भानगढ़, सिरावास भी अलवर में है और जो बिलाली है ये कोटपुतली बेरोड में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए अब अपन है वो दोस्तों 22 प्रश्न है इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर से संबंधित पढ़ेंगे। ये अभी तक अपन ने जीके से संबंधित प्रश्न है वो कंप्लीट पढ़ लिए हैं। 68 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और मॉडल पेपर को दोस्तों लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो जाके लाइक जरूर करें और दोस्तों आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को फटाफट लाइक करें और टेलीग्राम का लिंक है वो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्लास का भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर वो क्लासें हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पटवारी की वो भी जरूर देखें, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 69 से 73 तक पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे पैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों क्लास को स्टॉप कीजिए और पैसेज है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैं और आगे ले जाता हूँ, ये देखिए आप स्टॉप कर लीजिए जिसको पढ़ना है और बाकी मैं दोस्तों उपलब्ध करवा दूंगा आपको। देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, देखिए द नेगेटिव साइड ऑफ द क्रिटिकल फैकल्टी इज दैट। दोस्तों
इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें यानी कि अपन स्वयं की कमियों के बजाय दूसरों की कमियों को अधिक देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिटिकल फैकल्टी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इट मेक अस क्रिटिकल ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पीपल हु सोलिसिट अदर्स ओपिनियंस अबाउट देमसेल्व्स जनरली वांट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑनेस्ट क्रिटिज्म। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, द क्रिटिकल फैकल्टी इज डिफाइंड एज द मोस्ट पोटेंट वन इन ह्यूमन मेकअप बिकॉज। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द एसेंट्रियल लिंक बिटवीन ब्रीथिंग एंड द क्रिटिकल फैकल्टी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बोथ आर एक्सरसाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, द सेल्फ डिफाइंड इंटेलिजेंट मैन डिफाइंस देम मैन डिफाइंस हिमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हिज प्रोफेशन ऑफ द क्रिटिकल फैकल्टी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये तो थे पैसेज से संबंधित 5 प्रश्न। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एरर अपने को बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। यहाँ पर देखिए, ऑल दैट वी एडमायर्ड एंड एडोर्ड बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट हैज बीन ओब्लिटरेटेड और वानिश्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो ऊपर वाली 74 नंबर के अंदर जो प्रश्न के अंदर जो लाइन लिखी हुई है ये की सेम लाइन है, वो आपको ऑप्शन में देखने को मिल रही है। बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, हैज बीन ओब्लिटरेटेड और वेनिस्ड। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस पार्ट में एरर है। आगे देखिए, द ब्रिज रिपेयर्ड यस्टरडे सो दैट ट्रैफिक वाज डिलेड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए द ब्रिज इस सेंटेंस में रिपेयर वर्ब है का है वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर रिपेयर्ड होगा। ठीक है, रिपेयर्ड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है द ब्रिज रिपेयर्ड। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिनोनिम यानी कि समानार्थक शब्द बताना है। यहाँ पर देखिए अबंडेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रचुर यानी कि अधिक। ठीक है, तो इसका जो समानार्थक शब्द हो जाएगा वो है प्लेंटीफुल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी होता है प्रचुर। ठीक है, 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए एंटोनियम अपने को बताना है यानी कि विलोम शब्द। इसमें देखिए स्लोथफुल। तो दोस्तों इसका जो हिंदी अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आलसी। क्या हो जाएगा, आलसी। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा आलसी का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइवली। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। यहाँ पर देखिए मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन है। टू सी आई, देखिए टू सी आई टू आई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें टू लव समवन सेक्रेटली। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न है वो पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों उत्थान। ठीक है, उत प्लस स्थान, इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 80 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है। परा उपसर्ग से शब्द दोस्तों इसमें देखिए पराधीन। ठीक है, तो पराधीन के अंदर पर प्लस अधीन हो जाएगा, पर प्लस अधीन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, परा का नहीं।
तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? यहाँ पर देखिए चतुरानन आपको दिखाई दे रहा है, 4 है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में चप्पल चपला शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? चप्पल का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा, यहाँ पर देखिए चप्पल, चप्पल का मतलब होता है दोस्तों चंचल, और चपला का मतलब होता है बिजली। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सरस्वती का पर्यायवाची, तो दोस्तों शारदा, भारती और वाणी, ये तीनों है, ये सरस्वती के पर्यायवाची है। यहाँ पे पद्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है? बताइए किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कदाचार दुराचार, कदाचार दुराचार किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है? तो कदाचार दुराचार, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि कदाचार का विलोम शब्द है वो सदाचार होता है, ठीक है, दुराचार नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? शुद्ध शब्द कौन से विकल्प में है? तो यहाँ पर देखिए प्राप्ति और पुष्टि जो शब्द दे रखा है, ये बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वो हो जाएगा अधिकारियों से कागजात की जांच की, अधिकारियों से कागजात की जांच की, वो शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैं आजकल घूमने जाता हूँ। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैं आजकल घूमने जाता हूँ। 88 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सुमेलित नहीं है? किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए प्रोविडेंट फंड, वेतन निधि दे रखा है, तो ये इसमें गलत दे रखा है। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है भविष्य निधि। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए टिकरी का सही समानार्थी शब्द क्या है? दोस्तों इसका सही समानार्थी शब्द हो जाएगा, वो है अज्ञप्ति। क्या हो जाएगा? अज्ञप्ति। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती लोकोक्ति का भावार्थ है। तो दोस्तों लोकोक्ति का भावार्थ हो जाएगा, झूठे आश्वासन देकर बार बार गुमराह नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों रीजनिंग और मैथ से संबंधित 45 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए सभी को पता, प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली स्थान अपने को भरना है। BA सी दे रखा है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि बी के बाद में है वो 2 जगह आपको यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2 के बाद 3 जगह आपको बी ए दिखाई दे रहा है, तो बी ए। अब इसके बाद में देखिए सबके लास्ट में BAC आपको दिखाई दे रहा है, और बी से पहले है वो सी आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप देख सकते हैं, फिर बी के बाद में आपको क्या आया? ए। तो यहाँ पर फिर वापस सी, तो यहाँ पर BAC का 3-3 का जोड़ा बन रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। BAC और फिर BAC, ऐसे 3-3 का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए BAC सबसे पहले सी आएगा, फिर BAC, फिर भी सी आएगा, फिर BAC, फिर B, फिर AC, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर BAC, फिर BAC। तो यहाँ पे CCBA इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, सीधा सा है, इसका जैसा जोड़ा अपने को बताना है। रेफ्रिजरेटर ठंडा, रेफ्रिजरेटर ठंडा, यानी कि जिस प्रकार रेफ्रिजरेटर है वो वस्तुओं को ठंडा करने में इसको काम में लिया जाता है, उसी प्रकार अपने को ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इसके जैसा ही है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है रेफ्रिजरेटर ठंडा करता है, तो फोन है वो बात करवाता है, फोन से अपन बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है।
जो अन्य से भिन्न है। यहाँ पे एम पी टी दे रखा है। एम कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे, और पी 16 नंबर पे। तो यानी कि कितने का गैप है? 3 का गैप है। फिर पी और टी में दोस्तों 4 का गैप है। 3 और 4 का गैप है वो इसमें चल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों इसके अंदर भी 3 और 4 का गैप है, इसके अंदर भी 3 और 4 का गैप है। डी जी आई, डी और जी के अंदर दोस्तों 3 का गैप है, प्लस डी एच आई, देखिए इसमें 2 का ही गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सभी के अंदर 3 और 4 का गैप है, इसमें 3 और 2 का है, तो ये अलग है अन्य से। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों देखिए, विपरीत क्रम में अगर अपन जमाएं तो दोस्तों दाएं से एम वे अक्षर, बाईं ओर से एन वा अक्षर होता है, ठीक है। तो दाएं से यानी कि सीधा से मैं आपको बोलूं 10 + 10 करना होगा तो 20, 20वें नंबर पे क्या आता है? टी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए 95 से 97 तक अपने को ये रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। और ये थोड़ा सा पैसेज पढ़ के अपने को उत्तर देना है। जैसे कि आप पढ़ोगे पैसेज तो आपको पता लग जाएगा। रेबीज किसी भी जानवर द्वारा दूसरे को खुले कट और घाव के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है निश्चित रूप से डाटा, निश्चित रूप से असत्य है, ठीक है। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न, पश्चिमी देशों में रेबीज का पता लगाने के लिए प्रयोगशालाएं अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, इसका डाटा है वो अपर्याप्त है, ठीक है। कुछ नहीं बताया गया है उसमें, ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें। रेबीज एक बीमारी है जो एक प्रकार का वायरस से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित रूप से सत्य है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, एक लड़की का परिचय करवाते हुए दोस्तों विपिन ने कहा, विपिन ने, ठीक है, कि उसकी माता यानी कि इसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। इसकी सास की इकलौती बेटी है, यानी कि दोस्तों ये दामाद और विपिन है वो सास का क्या दामाद हो गया, और ये जो जी है ये इसकी बेटी हो गई। तो विपिन उस लड़की से कैसे संबंधित है? तो विपिन उस लड़की का दोस्तों क्या है? पिता हो गया। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में बायोलॉजी को YRLOLTB लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में PHYSICS को किस प्रकार लिखा जाएगा? सीधा सा है दोस्तों। बी का कोड है वो कितने नंबर पे आता है? 2 का 2 नंबर पे। आई है वो 9 नंबर पे आता है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी देखिए YRLOLTB लिखा गया है। तो सीधा सा इसका विपरीत अक्षर कौन सा होगा? जैसे ए के सामने क्या आ रहा है? ए के सामने दोस्तों जेड आता है, तो बी के सामने वाई आता है, सी के सामने एक्स आता है, तो डब्ल्यू के सामने डी आता है, ठीक है। वैसा ही अपने को यहाँ पर लिखना है। तो पी के सामने है वो दोस्तों क्या आएगा? तो दोस्तों पी के सामने क्या आता है? एच के सामने एस आता है, बी वाई के सामने बी आएगा, एस के सामने दोस्तों एच आएगा, आई के सामने दोस्तों आर आएगा, एक्स के सी के सामने एक्स आएगा। विपरीत अक्षर लिखना है इसका, ठीक है। एस के सामने एच आएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। राम है वो दोस्तों उत्तर की ओर है वो 12 किलोमीटर चलता है। भाई ये 12 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो दोस्तों पश्चिम की ओर है वो 10 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर चलता है 12 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर दोस्तों ये चलता है 12 किलोमीटर। अब वो है उस बिंदु से कितना दूर है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ये 10 किलोमीटर है पश्चिम में स्थित है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे देखिए
ये वर्ताकार मेज पे आप बैठा लोगे। ज्यादा समय में आप व्यस्त आपका टाइम है वो खराब नहीं करूंगा। ये प्रश्नावली है वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा, ठीक है। तो आप अगर करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें देखिए निम्नलिखित में से बैठने का कौन सा क्रम सही है, तो मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। इसका क्रम है वो ADBEK EC हो जाएगा इसमें, ठीक है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आप बैठा सकते हैं। आगे देखिए इसमें ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप बता देता हूँ, 1-2 प्रश्न बीच बीच में छोड़ते हुए चलूंगा मैं, ठीक है। ज्यादा समय आपका मैं लूंगा नहीं। ए बी से छोटा है, जैसे कि ए है वो बी से क्या है, छोटा है, लेकिन सी से लंबा है, लेकिन सी से लंबा है, तो यहाँ पर बी ए सी का बन गया। आगे देखिए डी ए से छोटा है, डी है वो क्या है, ए से छोटा है, लेकिन सी से लंबा है, तो यहाँ पे ए और सी के बीच में डी आ गया। और ई बी से लंबा है, ई है वो बी से लंबा है, तो ई सबसे ऊपर आ गया। सॉरी, ई बी से छोटा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो दोस्तों यहाँ पर BEADC हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा व्यक्ति कौन था, तो सबसे छोटा व्यक्ति सी है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 103 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक सही होगा, वो अपने को बताना। पेड़, पुस्तक, कागज, जिल्द साजी, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि पेड़ से कागज बनता है, ठीक है, पेड़ से कागज बनेगा, तो यहाँ पर 1 नंबर पे पेड़ आएगा, फिर कागज बनेगा इससे, ठीक है। और फिर दोस्तों क्या बनेंगे, फिर कागज से दोस्तों पुस्तक बनती है और पुस्तक की जिल्द साजी बनती है, तो ये तीसरे नंबर पे, फिर ये चौथे नंबर पे। तो यहाँ पर 1 3 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर सीधा विपरीत दिशा की ओर चलना है अपने को, ठीक है। जैसे कि ए के सामने क्या है, पी है, और जी के सामने क्या है, जे है, तो एफ के सामने है वो क्या आएगा, वो बताना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर ए और पी कितने हो गए टोटल, ए है वो 1 नंबर पे आता है और पी है वो 16 नंबर पे आता है, तो टोटल 17 हो गया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जी है वो कितने नंबर पे आता है, तो दोस्तों जी यहाँ पे 7 नंबर पे आता है, और जे है वो दोस्तों 10 नंबर पे आता है, टोटल कितने हो गए 17। अब यहाँ पे एफ है, एफ कितने नंबर पे आता है, 6। एफ में क्या जोड़े कि 17 आ जाए, तो 11, ठीक है। तो 11 नंबर पे क्या आता है, 11 नंबर पे दोस्तों जे आता है, तो यहाँ पर इसमें सॉरी के आता है 11 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सही अक्षर से प्रश्न चिन्ह स्थापन करें, तो यहाँ पे ZXVTRN, तो दोस्तों आप देखिए Z है वो 26 नंबर पे, और X है वो दोस्तों कितने नंबर पे आएगा, 24 नंबर पे, ठीक है। फिर V है वो 22 नंबर पे, फिर T है वो दोस्तों 20 नंबर पे, फिर R है वो 18 नंबर पे, अब 16, फिर 14 नंबर पे N है, तो 16 नंबर पे क्या आएगा, 16 नंबर पे दोस्तों यहाँ पे पूछा है, R का कोड 18 होता है, सभी को पता है, तो 16 नंबर पे दोस्तों P आएगा, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे दिए गए शब्दों शब्द युग्म के अर्थ, यानी कि सीधा सा है, इसके जैसा समानार्थक शब्द अपने को बताना। चाय कप, आगे क्या आएगा, ठीक है। चाय कप में डालकर पी जाती है, वैसे ही दोस्तों भोजन है वो प्लेट में डालकर खाया जाता है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है, विषम को अपने को यहाँ पर चुनना है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 27 का दोस्तों 27 का स्क्वायर होता है 729, 19 का स्क्वायर होता है 361, और 32 का जो स्क्वायर होता है वो दोस्तों यहाँ पे 476, ये गलत दे रखा है, ठीक है। 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, तो 32 का तो ज्यादा जाएगा, ठीक है। और बाकी 26 का 676 है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो दोस्तों सीधा सा है, 10 में सॉरी 18 में से 10 घटा दीजिए, क्या बचा 8, और 8 नंबर पे क्या आता है H, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 109 नंबर प्रश्न है, एस टी की बहन है, एस है वो क्या है, टी की बहन है। आर एस का भाई है,
आर है वो क्या है, एस का भाई है, यानी कि ये है वो बहन है, माइनस लिख देता हूं उसको, ठीक है। यूं डब्लू की पत्नी है, यूं है वो दोस्तों क्या है, डब्लू की पत्नी है, ठीक है, इसको भी मैं माइनस लिख देता हूँ। टी यू का पिता है, टी है वो यू का क्या है, पिता है, तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों, पिता। टी डब्लू से कैसे संबंधित है, टी है वो डब्लू से कैसे संबंधित है, तो दोस्तों सीधा सा है, इसमें ससुर का संबंध हो जाएगा दोस्तों, ससुर दामाद का। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों ससुर का संबंध है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर 110 नंबर का प्रश्न है, GIRL, तो क्यों WNL लिखा गया है इसको, तो आप केप्ट को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जी को दोस्तों यहाँ पे एल से निरूपित किया गया है, ठीक है, और आई को किया गया है दोस्तों एन से, आई को एन से, और आर को डब्ल्यू से, और एल को क्यू से। इनमें सब में दोस्तों 5-5 का गैप है। तो यहाँ पे ये दोस्तों के में अगर अपन 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ई में अगर अपन 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। पी में अगर अपन 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों यू आ जाएगा, और टी में अगर अपन 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे वाई यू जे पी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, मोहन 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, 30 मीटर है वो दोस्तों दक्षिण की ओर चला गया, फिर बाईं ओर घूमता है और 15 मीटर चलता है, इधर चलाता हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। ये दोस्तों 30 मीटर है वो इधर चला, फिर दोस्तों बाईं ओर घूमता है और 15 मीटर चलता है, ये 15 मीटर चला, फिर दाईं ओर घूमता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूमता है और दोस्तों 20 मीटर चलता है, फिर वह दोबारा दाईं ओर घूमता है और 15 मीटर चलता है, दोबारा दाईं ओर घूम के फिर ये 15 मीटर है वो चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो दोस्तों 30 मीटर तो ये हो गया, ठीक है, और 20 मीटर ये वाला हो गया, तो 30 और 20 कितने हो गए, 50 मीटर। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ खास करने की दोस्तों इसमें जरूरत नहीं है। देखिए ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, 5 विषय हैं, अपने को जमाना है कि कौन सा दिन कौन सा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 113 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए पानी को आग कहे, सीधा सा मैं आपको बताऊं तो देखिए, आकाश को जमीन कहे तो सूर्य कहाँ उगेगा, तो दोस्तों सूर्य सूर्य कहाँ उगता है, तो दोस्तों आकाश में उगता है, ठीक है। और आकाश को क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए आकाश को जमीन कहेंगे, तो सूर्य कहाँ उगेगा, जमीन में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमीन। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा, वो सही होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दीवार, मिट्टी, कमरा, ईंट, घर। तो दोस्तों सबसे पहले मिट्टी, ठीक है, 1 नंबर पे मिट्टी आएगी, मिट्टी से क्या बनेगी, ईंट बनेगी, ठीक है, तो 2 नंबर पे ईंट आएगी, ईंट से क्या बनेगा, दीवार बनेगी, तो दोस्तों ये 3 नंबर पे, दीवार से दोस्तों क्या बनेगा, कमरा बनेगा, तो ये 4, और फिर 5वें नंबर पे कमरे से क्या बनेगा, घर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, 4, 1, 3, 5। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 1-2 प्रश्न है वो, जैसे कि ये प्रश्न है ये आप आसानी से कर सकते हैं, ये कुछ ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। 118 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 14, 24 और 42 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 64, 12 और 96, 32, 18, तो आगे क्या आएगा, सीधा सा मैं आपको बोलूं, देखिए 14 में 2 का भाग दिया, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। 14 में क्या किया, 2 का भाग दिया, कितना आया, 7, ठीक है, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 42, तो 42 तो ये आ गया, ठीक है, 42 है वो दोस्तों यहाँ पर ये आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 64, 12 और 96 है, तो 64 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 32, ठीक है, और 32 को 32 को दोस्तों क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 32 इंटू 3, 96 आ गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये 24 कैसे आया,
तो 24 का मैं आपको बता देता हूँ, 24 में 4 का भाग दिया तो दोस्तों ये 6 आया। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है ये। तो यहाँ पर जैसे कि सबके लास्ट में दे रखा है 32, तो दोस्तों 32 में 2 का भाग दिया, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया दोस्तों 16 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 18, तो दोस्तों 18 में 18 में दोस्तों 18/4 लिखेंगे, 18/4। ठीक है, तो इसको काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। कितना 9/2, तो यहाँ पर 16 इंटू 9/2 ये हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 72। ठीक है, कितना आ जाएगा 72, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए ये आप 120 नंबर का प्रश्न देखिए, 9 से विभाज्य प्रथम 8 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 8 धनात्मक सम संख्याओं का औसत, तो दोस्तों यहाँ पे 9 ब्रैकेट में प्रथम 8 धनात्मक सम संख्या, तो यहाँ पर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16। ठीक है, इनको क्या करेंगे अपन जोड़ देंगे और 8 से क्या कर देंगे इसका भाग दे देंगे। ठीक है, तो इन सबको टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 9 इंटू कितना टोटल हो जाएगा तो 72 हो जाएगा। तो 72 में 8 का भाग दे दीजिए तो 64, 8 नंबर 72, तो ये 9 से कट गया और 9 इंटू 9 कितना हो गया 81। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसों की संख्या है वो क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे अनुपात है वो दे रखा है 5:6:8। ठीक है, और 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 1 रुपए में तो एक ही सिक्का होता है, 50 पैसे के 1 रुपए बनने में 2 सिक्के लगेंगे और 25 पैसे के में 4। तो एक अनुपात ये है। ठीक है, और दूसरा अनुपात 5, 6 और 8 है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि 5:6:8 बटे यहाँ पर 1 है और ये 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो ये 2 और 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 4, तो यहाँ पे 4। ठीक है, अब इसको अपन देखेंगे तो दोस्तों काट लीजिए, तो यहाँ पे इसके तो 5 रुपए ही हो गए। ठीक है, इसके कितने रुपए हो गए तो दोस्तों इसके 3 रुपए हो गए, यानी कि भाई 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपए बनेगा ना, तो 6 सिक्के है 50 पैसे के तो 3 रुपए हो गए और इधर हो जाएंगे दोस्तों 2 रुपए। 25 पैसे का एक सिक्का है, 8 सिक्के हैं टोटल, तो ये कितने रुपए हो गए 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है, सीधा सा हो गया 10 रुपए हो गए अपने पास में। अब सीधा सा अपन क्या करेंगे कि अपने को 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है वो ज्ञात करनी है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो दोस्तों अपने को ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका कितने रुपए है 2, तो सीधा सा है इसमें 2/10 इंटू 240। ठीक है, तो यहाँ से 0 कट गया, बचे कितने 2 इंटू 24 तो कितना 48। अब 48 रुपए है। ठीक है, अब इसके सिक्के कितने होंगे तो 25 पैसे ये 48 रुपए हैं तो इसके सिक्के कितने होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 पैसे के सिक्के की बात हो रही है, 192 सिक्के होंगे। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको दोस्तों कुछ प्रश्न है वो करवा देता हूँ। देखिए अब मैं आपको डायरेक्ट कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है वो करवा देता हूँ। 15 प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाएंगे और यही 15 प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में पास होने के लिए निर्णायक साबित होंगे। ठीक है, देखिए 136 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी मॉडिफायर कुंजी नहीं है। मॉडिफायर कुंजी कौन सी नहीं है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टैब है वो मॉडिफायर कुंजी की श्रेणी में नहीं आता दोस्तों ये। ठीक है, शिफ्ट अल्टर और कंट्रोल आते हैं, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसमें मॉनिटर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 138 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कंप्यूटर में अंक गणितीय एवं तार्किक गणनाएं करता है। कंप्यूटर में अंक गणितीय एवं तार्किक गणनाएं करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
पुराने दस्तावेजों को पढ़ने व कागजी रिकॉर्ड को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किस इनपुट युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग क्या है वो किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ड्रम प्रिंटर। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करने वाला डिवाइस है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों फैक्स मशीन। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फैक्स मशीन। 142 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए प्रिंटर की गुणवत्ता को मापा जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता को मापा जाता है तो दोस्तों डॉट प्रति इंच में मापा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में किसी क्रम में चल रही प्रोसेस को क्रियान्वित करने हेतु किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फीफो फाइल। फीफो फाइल यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइल। आगे देखिए, एग्जीक्यूशन के लिए लोडर द्वारा मेमोरी में लाए जाने वाले बाइनरी कोड किस फाइल में संग्रहित रहते हैं? तो कौन सी फाइल में संग्रहित रहते हैं? तो वो है एग्जीक्यूटेबल फाइल। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जीएफएस फाइल सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है दोस्तों लिनक्स में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कंप्यूटर में मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई होती है, तो वो होती है दोस्तों बिट। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बिट। आगे देखिए, सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग में आने वाले डाटा एवं निर्देशों को किस मेमोरी में सेव किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है रजिस्टर मेमोरी में। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो है दोस्तों यूनिक्स। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 149 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? तो कितना हो सकता है? तो दोस्तों वो हो सकता है अधिकतम 1638 हो सकता है दोस्तों, ठीक है। न्यूनतम 1 हो सकता है। आगे देखिए, एमएस एक्सेल में सेल की पहचान होती है, तो दोस्तों सेल की पहचान होती है एड्रेस से। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये पटवारी भर्ती परीक्षा का 4था नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। और आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का भी और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का भी। तो आप वहां जाकर क्लासेस जरूर देखें और टेलीग्राम से जरूर जुड़े। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।